जय हिंद। तो आज हम पढ़ने वाले क्या 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो इससे पहले जितने भी जो अधिनियम आए थे वो हमने क्या किया है, पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो पढ़ना है तो उसको बेसिक चीज से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सब टॉपिक थोड़े से हार्ड पड़ जाते हैं। जब टॉपिक हार्ड पड़ जाते हैं तो उसको आप रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, चीजों को आप रिलेट करते हुए आगे बढ़िएगा तो ज्यादा दिन तक आपके माइंड में रहेंगे। ठीक है, भूलिएगा बहुत कम। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले एक अधिनियम आया था 1909 ईस्वी का अधिनियम आया था, सबको पता है। इसी में क्या किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो लाया गया था, इसी में लाया गया था। 1909 ईस्वी का अधिनियम में ही लेकर के आ गया था। ठीक है, अब उसके बाद हम बताते हैं क्या कि 1911 ईस्वी में घोषणा क्या होता है। देखिएगा हम इस यहाँ पे खुद लेकर के चलेंगे। ठीक है, 1911 ईस्वी में घोषणा क्या होता है कि भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से बदल करके कहां कर दी जाएगी, तो वो कलकत्ता से बदल करके दिल्ली कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ये होता कब है, तो ये 1912 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, और फिर आपको सबको जानते हैं कि 1914 ईस्वी में क्या होता है कि 1914 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और इस युद्ध में, और आपको पता होना चाहिए कि या जानते भी होंगे कि उसके एक साल के बाद यानी कि 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी का कहां एंट्री होता है, भारत में। यानी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत में आ जाते हैं। ठीक है, और अब आपको सबको पता है कि भारत जो है किसका गुलाम है, तो अंग्रेजों का गुलाम है। तो भारत के जो सैनिक लड़ेंगे किसके तरफ से लड़ेंगे, तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे। और इस युद्ध में ये महात्मा गांधी जो 15 ईस्वी में आ गए हैं, तो ये महात्मा गांधी क्या करते हैं कि खुद क्या करते हैं कि अपने सैनिकों को यानी अपने बंदे को क्या करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में क्या करते हैं, भेजते हैं यानी भर्ती करवाते हैं। तो इसीलिए महात्मा गांधी को एजेंट भी कहा जाता है। ठीक है, जो आलोचक है वो एजेंट भी कहते हैं इनको। लेकिन फिर खैर ये सब बात छोड़िए, इनको ये मत था, इनको ये विश्वास था कि अगर हम अभी किसे अंग्रेज को मदद करेंगे तो ये हमें क्या कर देगा, कुछ ना कुछ रिलीफ देगा या हमें भारत को आजादी दे देगा, ऐसा इन्हें विश्वास था। लेकिन इनकी विश्वास को कब आघात पहुंचता है, अब हम बताते हैं आघात कब पहुंचता है। सो देखिएगा, बात आता है यानी 1919 ईस्वी में क्या होता है, 18 ईस्वी ही बोलिए, 1918 ईस्वी में क्या होता है कि 18 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब जब समाप्त हो जाता है तो सभी को आशा था, आशा क्या था कि भारत को कुछ न कुछ अच्छा क्या किया जाएगा, उसके लिए भारत के हित में किया जाएगा। हो सकता है कि भारत को क्या कर दिया जाएगा, आजाद भी कर दिया जाएगा। लेकिन वहां का उस समय का प्रधानमंत्री जो था, ठीक है, तो वो क्या करता है कि एक घोषणा करता है। वो घोषणा कब करता है, 1917 ईस्वी में घोषणा करता है। ठीक है, घोषणा क्या करता है कि हम भारत में क्या करेंगे, उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है। यानी हम भारत में क्या करेंगे, उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम जो सरकार बनाएंगे आपके हित के लिए ही बनाएंगे, ये घोषणा कर देता है कौन, वहां का प्रधानमंत्री कर देता है। ठीक है, अब देखिएगा जब घोषणा हो जाता है तो एक अधिनियम आता है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ये अधिनियम जो है अब इसी के अनुसार से क्या होगा कि भारत की भाग्य विधाता क्या हो जाएगी, बदली जाएगी। यानी भारत की जो जो शासन करने के तरीके हैं इसी के हिसाब से क्या होंगे, चलेंगे। जो भी कुछ कमियां है, जो सुधार है, सब इसी में क्या किया गया है, ऐड किया गया है। अब देखिएगा, जब यहां तक तो मामला तो सब कुछ फिट फाट था, तो कई जो इतिहासकार थे इसे खिलाफ भी थे, कई जो भारतीय थे इसके सपोर्टर भी थे। तो खैर हमें वो चीज बात पे नहीं जाना है, हमें पढ़ना यह है कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे जो हमें देखना है। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध क्या हो चुका है, 18 में समाप्त हो चुका है। और उसके बाद में जो एगो अधिनियम आ रहा है उसे क्या बोला गया है, तो 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, या इसे एक और नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। किसके नाम से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, अब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम क्यों इसे कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू जो थे उस समय भारत के राज्य सचिव पद पर तैनात थे। कौन थे, मॉन्टेग्यू। और चेम्सफोर्ड जो था, एक चेम्सफोर्ड कौन था, तो ये भारत का वायसराय था। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान आप दीजिएगा, ठीक है ना, चीजों को समझिएगा। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ है, पैसा की काफी ज्यादा क्या हो चुका है, खपत हो चुका है। अब पैसा की काफी ज्यादा खपत हो चुका है, तब सरकार उतना मजबूत रहेगा, तो कहिए कि नहीं, पैसा तो काफी ज्यादा युद्ध में लगा दिया है सब। अब जब युद्ध में लगा दिया है तब यहीं से चीजों को हम रिलेट करके बताते हैं क्या, कि अब पहली बार क्या होता है इस अधिनियम में कि राज्यों को, किसको, राज्यों को
अपने बजट खुद बनाने के लिए कहते हैं, यानी जो है केंद्र का जो नियंत्रण वो राज्यों पर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आया? यहाँ पे देखिएगा चीजों को रिलेट करते हुए चलिए। प्रथम बीजू समाप्त हुआ, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आता है, जिसमें क्या कहा जाता है कि राज्यों को अपना खुद से बजट बनाने के लिए कहा गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में वैसे भी पैसा की कमी हो चुकी है। जब अपने से बजट बनाने के लिए कहा गया तो आप खुद सोच सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र का राज्य पर से नियंत्रण कम हो गया कि ज्यादा हो गया, तो खुद कहिए कि नियंत्रण क्या हो गया है, कम हो गया है। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब बताते हैं क्या कि एक सूची निकालता है। ये सूची क्या था कि जैसे में अब सरकार तो दो, एक केंद्र सरकार की और एक राज्य सरकार की, ठीक है, लेकिन एकात्मक सरकार था क्योंकि सब कंट्रोल में किए हुए था कौन, केंद्र सरकार। जैसे में आज ना है अलग अलग, उस समय तो पहले नहीं था, सब कंट्रोल में किए हुए था, जो केंद्र में बैठे हुए था जो। अब सूची निकालता है, दो तरह की सूची निकालता है, एक निकालता है केंद्र सूची और एक निकालता है राज्य सूची, ठीक है। केंद्र सूची में क्या था कि इस पर जो विधि या विधान बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। और राज्य सूची पर भी निकाला कि ये सभी जो चीज है ये सभी पर कौन बनाएंगे, राज्य सरकार अपना विधि बना सकते हैं। लेकिन हम वो चीज को नहीं हम लोग को देखना है, ठीक है, क्योंकि कितना सारा देखिएगा। सिर्फ इतना जानिए कि केंद्र सूची और राज्य सूची पर अलग अलग एक सूची निकाल दिया कि देखिए केंद्र सरकार वाले हैं जो इस पे क्या करेंगे, विधि बना सकते हैं, और राज्य सरकार वाले इस पे विधि बना सकते हैं। लेकिन यहीं पे एक मामला और फंसता है कि जैसे राज्य सरकार की जो सूची की बात बोलते हैं, राज्य सूची जो निकाला उसको दो भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांट देता है, दो भाग में बांट देता है। एक बांट देता है आरक्षित और एक को बांट देता है क्या, हस्तांतरित। अब देखिए आरक्षित और हस्तांतरित की अगर हम बात करते हैं तो ये हस्तांतरित में क्या करता है, देखिएगा आरक्षित में क्या था कि आरक्षित में कौन शासन करेंगे। जैसे में वहां का गवर्नर है, जैसे में आज जो राज्य आप देखे हैं, कोई भी जैसे बिहार आप राज ले लीजिए, तो यहाँ का कोई ना कोई तो गवर्नर है, तो कहिए हाँ, तो गवर्नर जो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन, यानी अंग्रेज ही था, अंग्रेज नहीं करेगा। अब देखिएगा यानी जो आरक्षित विषय होंगे ना वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे, यानी कि कौन उस पर प्रशासन करेगा, तो वो गवर्नर करेगा। तो अब कहिएगा कि आरक्षित जो विषय था उसमें क्या क्या चीज था, तो आप खुद सोच करके देखिए कि आरक्षित जो विषय है जिसमें समझिए कि राज्यपाल कंट्रोल कर रहा है, गवर्नर कंट्रोल कर रहा है, तो आप खुद बताइए कि क्या क्या वो अपने पास रख सकता है। यानी पैसा कौड़ी वाला मामला जितना होगा वो कौन रखेगा, खुद रखेगा, ठीक है। और बाकी जैसे में अब शिक्षा वाला है तुम समझो, स्वास्थ्य वाला है तुम समझो, हमें क्या पता है, फिर उसके बाद सड़क वाला है तुम समझो, ये सब कौन समझेगा। ये सभी जो विषय आ गए ये किस में आ गए, तो हस्तांतरित में आ गया। तो हस्तांतरित वाले क्या थे, जैसे में आज की जो जैसे में राज्य सरकार कैसे काम कर रही है, एक मंत्री परिषद के सहायता से काम कर रही है ना। अरे गवर्नर जनरल जो सॉरी गवर्नर जो काम कर रही है आज में, जो कहीं भी राज्य में देखिएगा एक मंत्री परिषद के सहायता से काम कर रही है, ठीक है। लेकिन इसमें आरक्षित विषय में ये मंत्री परिषद के सहायता से काम नहीं करेगा, ये खुद गवर्नर काम कर रहा है इसमें। समझ में आ गया? तो आप यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो गया। तो इसी को जो एगो आरक्षित बनाया और एगो हस्तांतरित किया, दो भाग में जो बांटा, इसी को क्या कहा गया, तो इसी को बोला गया कि केंद्र में राज्य में द्वैध शासन क्या हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। देख लीजिए खुद, आरक्षित विषय और एगो हस्तांतरित विषय जो अलग अलग सूचियां बांट करके लेकर के आया, तो इसे क्या बोला गया कि हम बार बार केंद्र बोल रहे हैं, राज्य में द्वैध शासन क्या हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। तो समझ में आ गया कि राज्य में द्वैध शासन प्रारंभ कौन से अधिनियम से हो रहा है, तो 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम से हो रहा है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम में ये पूछ दिए जाते हैं कि ये द्वैध शासक के जनक किसे कहा जाता है, तो द्वैध शासक के जनक किसे कहा जाता है, लियोनस कार्टिस को। ये लियोनस कार्टिस को क्या बोला जाता है कि द्वैध शासक का जनक, यानी द्वैध शासन के जनक किसे बोला जाता है, तो लियोनस कार्टिस। यहां तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो गया था कि जैसे में अब हम बात बताते हैं कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा जो अभी आप सुनते हैं, तो अभी जो आप सुनते हैं ना कि लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन ये केंद्र में, सिर्फ हम केंद्र में बता रहे हैं, ये केंद्र में हो रहा है, ठीक है। केंद्र में क्या कर रहा है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लेकर के आ जाता है। द्विसदनीय व्यवस्था समझ में नहीं आया, आगे हम अभी समझाते हैं। जैसे में अभी आप समझते हैं ना कि हमारे संसद के दो अंग है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा।
ये दो सदनीय व्यवस्था है नहीं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो भलुक उस टाइम इसका नाम लोकसभा नहीं था, आजादी के बाद ये इसका लोकसभा और राज्यसभा पड़ता है। लेकिन जो बट गया था, एक तरफ लोकसभा और एक तरफ राज्यसभा, जिसको राज्य विधान सभा एक को बोला गया था, एक को बोला गया था केंद्रीय विधान परिषद बोला गया था। ठीक है, एक को क्या बोला गया था, विधानसभा, और एक को क्या बोला गया था, विधान परिषद। फिर उसको नाम चेंज कर आजादी के बाद में लोकसभा और राज्यसभा कर दिया जाता है। तो यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जा रहे हैं आपको कि केंद्र में, कहा में, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ किस अधिनियम से होती है, तो 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अगर ये पूछा गया कि राज्य में द्वैध शासन प्रारंभ किस अधिनियम से हो रहा है, तो द्वैध शासन प्रारंभ हो रहा है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम से। तो समझ में आ गया, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में क्या हो गया था कि अब ये जो है केंद्र सरकार में जो लोकसभा और राज्यसभा में तो आदमी बैठेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति नहीं बैठेंगे। तो अधिकांशतः जो आदमी बैठते थे उसको कैसे बैठते थे, जैसे मैं आज जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग चुन करके जो भेजते हैं, कैसे हम लोग वोट देते हैं, तो उसमें ही क्या थे, अधिकांश व्यक्ति को प्रत्यक्ष निर्वाचन करके भेजा गया था, यानी हम लोग वोट दे करके भेजे थे। प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है कि जनता जो होती है उसमें डायरेक्ट रूप से वोट नहीं डालती है, ठीक है, अप्रत्यक्ष में। लेकिन प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता उसमें डायरेक्ट रूप से वोट डालती है, इलेक्ट करती है कि हम इसको वोट दे रहे हैं, हमारी सरकार ये होनी चाहिए। ठीक है, तो उस समय जो मेंबर जो इसका थे, तो वो अधिकांशता को क्या किया गया था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा इनको भेजा गया था, यानी जनता उसमें भाग ली थी। लेकिन कुछ को क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। और इसी अधिनियम में क्या किया गया था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। यानी इससे पहले जितने भी वोट आए थे, ठीक है, तो उसमें क्या वोट महिला देती थी, तो उसमें पहले वोट महिला नहीं देती थी। तो महिला वोट देना कब से प्रारंभ करती है, तो यही 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम से। अब हमको ये बताइएगा कि क्या सभी व्यक्ति यहाँ वोट देते थे, तो कहिएगा कि ना बाबा ना, सभी व्यक्ति यहाँ वोट नहीं दे सकते थे। वोट की क्राइटेरिया वहां पे निर्धारित था कि कौन व्यक्ति वोट देगा और कौन व्यक्ति वोट नहीं देगा। उसके लिए क्राइटेरिया क्या निर्धारित था, शिक्षा निर्धारित था, संपत्ति निर्धारित था, कर निर्धारित था। जो व्यक्ति ज्यादा एजुकेटेड है वो व्यक्ति देगा, फिर उसके बाद में जो कर देता है वो देगा, संपत्ति कितना है, यानी अपने अब हिसाब से वो क्या किए हुए था, ये अंग्रेज डिसाइड करके रखे हुए था कि कौन व्यक्ति वोट देगा और कौन व्यक्ति वोट नहीं देगा। आज ना आपको बार बार 75 बार फोन किया जाता है कि आप वोट दिए, वोट में भाग लिए, लेकिन उस समय नहीं, उस समय जो वोट देने के वाले व्यक्ति भी है उसको हटा दिया जाता है कि तुम वोट नहीं दोगे। अब समझ में यहां तक आ गया, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में क्या होता है कि जैसे में हमने एक और बात बताया था कि 1858 ईस्वी की जो भारत शासन अधिनियम जो आया था, इसमें क्या बताया था कि भारत में एक पद सृजन किया गया था। वो पद क्या था, तो बोलिए कि ये भारत का राज्य सचिव, ये राज्य सचिव हमने बताया था। ठीक है, अब ये राज्य सचिव को ये शक्ति दिया गया, क्या शक्ति दिया गया, राज्य सचिव को यह शक्ति दिया गया कि आप एक महालेखा परीक्षक की क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। महालेखा परीक्षक, अब ये महालेखा परीक्षक क्या होता है जो बताते हैं जल्दी से, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है तो इसको तो अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम एक अभी तत्काल में बता देते हैं क्या कि महालेखा परीक्षक वह है जिसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोई जो कंपनियां है वो किस तरीके से पैसे को खर्च कर रही है ना, उसका जांच पड़ताल करता है। कौन? यही महालेखा परीक्षक। ठीक है, जिसको अभी आप बोलते हैं महालेखा परीक्षक नियंत्रक बोलते हैं, सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका आर्टिकल 76 में क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। यहां तक तो कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही पूछा जाएगा कि महालेखा परीक्षक का जो नियुक्ति करेगा वो कौन से अधिनियम में है, तो ये 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में था। यहां तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या बोला गया था वो अब देखते हैं। अब देखिए, जैसे में अभी हमने एक चर्चा किया था स्टार्ट में ही कि 1909 ईस्वी में जो अधिनियम आया था, जिसको मार्लो मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। अब ये देखिएगा, इसमें क्या सबसे ज्यादा फेमस क्यों हुआ था कि सांप्रदायिक को क्या गया था, सांप्रदायिक निर्वाचक पद्धति लेकर के आया था। ठीक है, अब ये सांप्रदायिक निर्वाचक पद्धति को जो था ये सिर्फ मुस्लिमों पर था, यानी मुस्लिमों लोगों को दिया गया था 1909 ईस्वी में।
लेकिन 1919 ईस्वी में क्या होता है कि ये मुस्लिमों को जो दिया गया था, अब इसको और भी लोगों में बढ़ा दिया गया। तो कि क्या बात कर रहे हैं? तो हाँ, बिल्कुल बात कर रहे हैं। कितने कितने के लोगों में बढ़ा दिया गया? तो देखिएगा, जो एंग्लो इंडियन होते हैं ना, उनको भी दिया गया, जो भारतीय ईसाई जो थे उनको भी दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सिख थे उनको भी दिया गया। अब कई बच्चों को इस सांप्रदायिक निर्वाचन समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम समझाते हैं। जैसे में कहीं पे कोई एरिया है, वहां पे बहुसंख्यक आबादी है, मान लीजिए कि सिख है, ठीक है। अब बहुसंख्यक आबादी सिख है, तो अब उसमें जब सिख है तो वहां पे जो खड़ी होगा व्यक्ति ना, वो क्या होगा, सिख ही खड़ी हो सकता है, ठीक है। या बहुसंख्यक नहीं भी है, या घोषित भी किया गया है कि ये क्षेत्र सांप्रदायिक निर्वाचक पद्धति के तहत में क्या किए जाएंगे, चुनाव यहाँ पे होगा, तो कोई भी खड़ी होगा तो उसी व्यक्ति का खड़ी होगा, और कोई व्यक्ति खड़ी नहीं हो सकता। यानी समझिए कि खड़ी होने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यानी एक व्यक्ति अगर है तो एक ही व्यक्ति खड़ी होगा, यानी उसी जो क्षेत्र से है, उसी जाति धर्म से है, तो उसी से संबंधित होगा, जिसको जिसको ये दिया गया है, बाकी कोई खड़ा नहीं होगा। तो समझ जाइए कि कितना खतरनाक था, ठीक है। अब देखिएगा, तो इसके बारे में तो और भी तो आगे पढ़ना ही है कि फिर अंबेडकर जी के साथ में और गांधी जी के साथ में क्या क्या समझौता होगा, सब वो उसके बारे में भी और देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अभी हमने फिर एक बार और शुरू में चर्चा क्या किया था कि जो बजट पर क्या कर दिया गया कि मुक्त कर दिया, कि राज्य सरकार को कहा कि तुम अपने से बजट क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। यानी बजट को केंद्र और राज्य जो था, ये दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। कौन से अधिनियम के तहत ये होता है? तो 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत क्या होता है कि बजट को भी अलग कर दिया जाता है। इसमें एक प्रावधान और क्या किए गए थे, इसमें प्रावधान एक क्या किया गया था वो अभी आपको हम बताते हैं। कि जैसे में अब हम बताते हैं क्या प्रावधान किया गया था कि एक लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया था। कि सुनिए ना, एक लोक सेवा आयोग गठन कीजिएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस, ठीक है। ये लोक सेवा का एक गठन करने के लिए एक बात कहा गया था, किस अधिनियम में? तो ये 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में। तब क्या होता है कि एक लीग कमीशन का गठन किया जाता है। कौन सा कमीशन? तो बोलिए कि लीग कमीशन। अब ये लीग कमीशन का गठन कब होता है? तो 1923 से 24 ईस्वी में, ठीक है। अब लीग कमीशन का फिर गठन होता है, और फिर इसी के सिफारिश पर 1926 ईस्वी में क्या होता है कि लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। तो लोक सेवा आयोग, तो पूछेगा, देखिएगा यहां से कई क्वेश्चन बढ़ रहे हैं कि लोक सेवा आयोग का गठन कौन से कमीशन के सिफारिश पर होता है? तो लीग कमीशन के सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन होता है। तो कब होता है? कब कब? तो 1926 ईस्वी में होता है। तो कौन से अधिनियम के तहत? तो 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हो जाता है, एक लोक सेवा आयोग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। अब एक मामला यहाँ पे सबसे ज्यादा कई बच्चे फंसते हैं कि ये कब क्या आ रहा है, 1919 ईस्वी का नाम तो दिया हुआ है कि 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, और इतना सारा चीज इसको में क्या किया गया है, ऐड किया गया है, ठीक है। तब ये बताइए कि ये लागू कब हुआ था? तो कई बच्चे तो बोलेंगे जब 1919 का नामे दिए हुए है तो लागू तो 19 में होगा ना, तो नहीं, यही पे तो फंस जाते हैं बच्चे। ये लागू जो हुआ था, ये लागू होता है 1921 ईस्वी में। कब लागू होता है? तो 1921 ईस्वी में क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया जाता है कि एक आयोग का गठन किया जाता है। उस आयोग का नाम क्या था? वैधानिक आयोग। अब ये वैधानिक आयोग क्या करती है कि अब इसको जांच पड़ताल करना है कि जितने ये जो अधिनियम जो आए हैं, इसका सही सही से पालन हो रहा है, कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे कमियां नहीं है, और क्या सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था कि 10 साल के बाद आप हमको रिपोर्ट क्या करिएगा, दीजिएगा, ठीक है। तब वही आप समझिएगा। फिर यहां से और हम बता देंगे, अभी बता देते हैं कि 1927 ईस्वी में क्या होता है, साइमन कमीशन का विरोध होना चालू हो जाता है। साइमन कमीशन का विरोध होना 27 में गठन होता है, 28 में इसका विरोध होना चालू हो जाता है, क्योंकि ये इसी अधिनियम में फिक्स कर दिया गया है कि 10 साल के बाद हम रिपोर्ट देंगे। तो ये तो 27 में आ रहा है, और 19 में जैसे जोड़ लीजिए तो कब की बात है, ये 27 हो रहा है, यानी 29 में जो आना चाहिए था ये 27 में आ रहा है। तो आगे फिर अगले में हम बताएंगे। तो चीजों को अच्छे तरीके से हमने समझाया है, तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा 1917 ईस्वी में क्या बोलता है कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापना करना चाहते हैं। चलिए अच्छी बात है, स्थापना करना चाहता है। फिर उसके बाद में क्या करता है कि सूची निकालता है, उस सूची केंद्र सूची का अलग और राज्य सूची का अलग।
केंद्र सूची में केंद्र होंगे जो अपने अपने हिसाब से विधि और कानून बनाएंगे, और राज्य सूची में क्या होगा कि राज्य जो होंगे अपने अपने विधि और कानून बनाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसकी स्थिति थोड़ा सा लचर हो चुका है, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या था, प्रमुख था। अब तो इस पर राज्य का नियंत्रण ज्यादा रहेगा या कम होगा, तो कहिए कि राज्य का नियंत्रण कम हो गया है इस पर। ठीक है, अब इसने क्या किया था कि राज्य सूची था उसको दो भाग में बांट दिया था। दो भाग में क्या कर दिया था, एक भाग बांटा था आरक्षित और एक भाग बांटा था क्या, हस्तांतरित। तो आरक्षित में क्या रखा था, यानी गवर्नर जनरल उस पर खुद प्रशासन करेंगे, सॉरी ये गवर्नर यानी राज्यपाल, राज्यपाल जो होंगे वो खुद शासन करेंगे। और लेकिन हस्तांतरित में क्या था कि हस्तांतरित में था कि गवर्नर जनरल की सहायता को करने वाली एक मंत्री परिषद होती है, उसके से ये क्या करेंगे, शासन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मामला ये था कि आरक्षित में क्या था और हस्तांतरित में क्या था, तो खुद समझ जाइए कि आरक्षित रखे हुए यानी रिजर्व रखे हुए हैं, तो रिजर्व रखे हुए हैं तो अंग्रेज रखे हुए हैं, तो अंग्रेज रखे हुए तो कौन कौन सा रखेगा, पैसा कौड़ी वाला ना वो रखेगा ज्यादा, तो कि हाँ बिल्कुल रखेगा। तो इसमें आरक्षित में कौन कौन से आ जाएंगे, तो आरक्षित की अगर बात बोलते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, वित्त आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, भूमि सुधार आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इंडस्ट्री आ जाएगा ये, फिर उसके बाद मोटर गाड़ी कारखाना, ये सब जो आएंगे ये सब किस में आएंगे, ये आरक्षित विषय में थे। ठीक है, अब इसमें बात बोलते हैं ये हस्तांतरित में क्या था, तो हस्तांतरित में क्या क्या था, तो कहिए कि शिक्षा इसमें था, शिक्षा इसमें था, समझ जाइएगा, इसमें शिक्षा इसमें था, वन इसमें था, स्वास्थ्य इसमें था, यानी समझिए कि ये सब चीज किसके ऊपर छोड़ दिया कि ये तुम संभालो, बाकी चीज ये पैसा कौड़ी वाला मामला हम संभालेंगे। ठीक है, देख रहे कितना तेज यहां से भी बन रहा था। फिर इसी के जो भारत में क्या होता है कि राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली कब प्रारंभ होती है, तो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से। तो किया जाता है कि द्वैध शासक का जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनस कार्टिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लियोनस कार्टिस को। और इसमें क्या किया गया था कि इसी अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, और भारत के राज्य सचिव एक महालेखा परीक्षक की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे, और बजट पर अपने से बजट बना सकता है राज्य सरकार। ये कब बांट दिया गया था, तो ये बांट दिया गया था 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम से बांट दिया गया था। फिर उसके बाद में एक क्या किया गया था, एक लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात की जाती है। तो वो कब गठन होता है, तो ली कमीशन के सिफारिश पर 1926 ईस्वी में एक आयोग का गठन होता है, उस आयोग का नाम क्या है, लोक सेवा आयोग। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाता है, और वैधानिक आयोग क्या था कि ये जांच पड़ताल करेगा कि 10 साल में क्या सुधार हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या कमियां हैं वो बताएगा। और एक और क्या था कि ये सांप्रदायिक निर्वाचक की जो पद्धति थी, जो प्रणाली थी, वो और लोगों में, पहले तो मुस्लिम लोगों में ही सिर्फ था, लेकिन अब सिख में भी विस्तारित कर दिया गया, ईसाई में भी विस्तारित कर दिया गया, एंग्लो इंडियन में भी विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, तो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप 1 से 2 बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपके जहन में बिल्कुल बैठ जाएंगे। ठीक है, तो यहीं तक वीडियो को रखते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हमें सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।